हमारा पहला चैप्टर है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में हम 6 टॉपिक्स पढ़ेंगे। पहला टॉपिक होगा हमारा जिसमें परिचय एवं संख्याओं का वर्गीकरण। दूसरा होगा अंकगणित का मूलभूत प्रमेय। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि इस प्रमेय का यूज क्या है, यहाँ क्या क्या इसके एप्लीकेशंस हैं, वो हम पढ़ लिए होंगे। वो होंगे आपके व्यंजक के अंत में शून्यों की संख्या का निर्धारण या शून्यों की संख्या ज्ञात करना। अगला होगा इसी में यूज इसका कि भाजकों की संख्या ज्ञात करना, कि हम किसी व्यंजक में भाजकों कितने भाजक हैं उनकी संख्या बताना होगा। अगला होगा हमारा इसी में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, कि अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे किसी में कोई संख्या में, वो हमको बताने होंगे। और लास्ट होगा 6 वाला आपका इकाई अंक का निर्धारण। किसी व्यंजक में किसी अंक को लिखा है, उसके मल्टीप्लिकेशन में होगा, डिवीजन में होगा, वो हमें बताना है कि इसके इकाई अंक पे कौन सा अंक आएगा। आपका संख्या पद्धति हुआ, इसमें 6 टॉपिक्स हैं हमारे, 6 के 6 कवर करेंगे। लगभग 2 से 3 वीडियो शूट कर लेंगे। इसी तरह से आपके 19 चैप्टर जो मैंने बताए थे, सभी 19 चैप्टर आपके 2, 3 या हो सकता है कोई चैप्टर आपका 3 वीडियो में 4 वीडियो में भी शूट हो। ठीक है, तो आप वेट करते रहिए, एक एक करके आपको सारी की सारी वीडियो मिलेंगी और चैनल से जुड़े रहिए। ठीक है, हम पढ़ते हैं। इसमें पहला टॉपिक आपका जो है परिचय एवं संख्याओं का वर्गीकरण। जानते हैं पहले इसके परिचय के बारे में कि संख्या पद्धति चीज क्या होती है। हम इसके बारे में तभी थोड़ा सा पहले बता दें, उसके बाद थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं कि इसका संख्याओं का फिर डिवीजन किस तरह से करना है हमारे लिए, वो देखते हैं। संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। क्या है ये नंबर सिस्टम? जैसा कि आप जानते हैं कि नंबर सिस्टम यानी इंग्लिश में देखेंगे तो नंबर, और दूसरा ये सिस्टम। फर्स्ट पार्ट इसका देखेंगे तो संख्या और पद्धति। एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसी पद्धति जिसमें हम संख्याओं को लिखने, हम संख्याओं को लिख सकते हैं और उनका नाम बता सकते हैं। ठीक है, जैसे कोई संख्या मैंने लिख दी यहाँ पे, ये 2 है, ठीक है, ये 3 है। आप 2 को देखते समझ जाएंगे कि ये एक सम संख्या है, ठीक, ये एक विषम संख्या है। इसी तरह से इन संख्याओं को लिखने और इनको नामकरण, इनका नाम देने की एक जो पद्धति होती है, सुव्यवस्थित ढंग से कह सकते हैं हम, उसे कहते हैं, वो पद्धति को हम संख्या पद्धति। ठीक है, आपको डिटेल समझा दूं कि ऐसा सिस्टम जिसमें नंबर को हम लिख सकते हैं और उनका नामकरण कर सकते हैं एक प्रॉपर वे में, तो वो सिस्टम हमारा क्या कहलाता है, उसे कहते हैं संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। आप चाहो तो डेफिनेशन इसे लिख भी सकते हो। एक ऐसी पद्धति जिसमें हम संख्याओं को लिखने एवं नामकरण के लिए सुव्यवस्थित तरीका अपनाते हैं, सुव्यवस्थित नियम अप्लाई करते हैं। ठीक है, वो होगी हमारी संख्या पद्धति। देखिए, ये है संख्याओं का वर्गीकरण, किस तरह से संख्याओं का डिवीजन किया गया है कि कौन सी संख्याओं क्या नाम। जैसे कि संख्या पद्धति में पढ़ेंगे, कोई चीज़ पढ़ रहे हैं कि हम इसका नाम क्या है या संख्या कौन सी है, इसे किस नाम से जानते हैं, वो सब चीज़ें। तो सबसे पहले हमें मिलती है कि मूलभूत संख्याएं, कि जो हमारी संख्याएं हैं वो कौन सी हैं, कौन सी संख्या सबसे पहले हमको मिली है, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो मूलभूत संख्या की अगर हम बात करेंगे तो हमारे लिए 10 ऐसी संख्याएँ हैं जो मिली हुई हैं। पहली है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इन सभी संख्याओं के अलावा हमारे पास कोई और संख्या नहीं है, और जो भी संख्या होगी वो हम बनाएंगे। ठीक है, जो हम बनाएंगे उन्हें हम डिराइव कहते हैं, डिराइव्ड। ठीक है, डिराइव्ड यानी कि व्युत्पन्न संख्याएं। ये है हमारी फंडामेंटल्स, इन्हें क्या बोलते हैं हम, ये है हमारी फंडामेंटल नंबर्स। दीज आर फंडामेंटल नंबर्स। ये फंडामेंटल हुए, ये हुए हमारे डिराइव्ड नंबर। तो ये तो हमें मिली हुई है, अब इनकी हेल्प से जो हम बनाएंगे उन्हें कहते हैं डिराइव्ड। ये हमारी मूलभूत संख्याएं हुई, कितनी है 10, 0 से लेकर 9 तक सभी जो होंगी हमारी वो मूलभूत संख्याएं हैं, फंडामेंटल नंबर्स हैं। अगले आते हैं कि इनकी हेल्प से हम, मूलभूत संख्याओं की हेल्प से हम व्युत्पन्न संख्याएं बनाते हैं। अब वो व्युत्पन्न संख्याएं कैसे बनाते हैं उसका तरीका होता है। कोई एग्जाम्पल आपने ले लिया, यहाँ तक तो सभी आपको पता है कि ये मूलभूत संख्याएं हैं 0 से लेकर 9 तक। अब हम कोई नंबर बना लेते हैं, मान लीजिए नंबर है ये 32। अब देखिए जी, ये मूलभूत संख्याओं का ये 3 और इसका ये 2, इनकी हेल्प 3 और 2 की हेल्प से तो बना हमारा 32। बिल्कुल सही बात है, इन्हीं की हेल्प से बना। अब वो बनेगा कैसे तो हमें देखना है। हम राइट साइड से काउंट करना स्टार्ट करते हैं, तो ये हुआ हमारा इकाई का अंक। क्या हुआ, ये इकाई का अंक। अब राइट टू लेफ्ट चलेंगे तो ये हुआ हमारा दहाई का अंक। इन हिंदी की हम बात करें, इंग्लिश में कहते हैं इसे वंस प्लेस, इसे कहते हैं टेंस प्लेस। दहाई का मतलब होता है 10 और इकाई का मतलब नामी यूनिट होता है। ठीक है, ये हुआ 2। अब इसका मतलब क्या हुआ,
3 किस पे है हमारा, टेंस पे है, 3 जो हमारा ढाई पे है, ढाई का मतलब होता है 10, इससे कर लिया हमने मल्टीप्लाई और जो रहा उसे ऐड कर दिया, तो ये हमारा हो गया 3 हम 30 प्लस 2 इज इक्वल टू 52, ये हुआ 32। इस तरह से कोई भी नंबर हम तब बनेगा हमारा, ठीक है। ये इकाई और दहाई इनकी हेल्प से बन रही है, इनके अलावा इन्हीं संख्याओं को यूज करना है तभी बनेंगे। अगला एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 1, 4 और 5। इसमें हम देखेंगे तो ये हुआ आपका इकाई का अंक, ये रहा आपका इकाई का अंक, इसकी बात करें तो ये हुआ आपका दहाई का अंक और लास्ट वाला हुआ आपका सैकड़े का अंक। इन इंग्लिश अगर हम बात करें दैट इज वंस, टेंस एंड दिस हंड्रेड्स। अब इसका देखो सैकड़ा मतलब 100 से होता है, 100 इंग्लिश में तो 100 बोलेंगे सीधी, कोई दिक्कत ही नहीं है। हिंदी में हम कहें सैकड़ा मतलब 100, जो भी लिखा है उसे यहाँ पे 100 वाले से, जो मैंने लिखा है 100 का जो यहाँ पे सैकड़े पे जो अंक आएगा उसे 100 से मल्टीप्लाई करना है, और दहाई पे जो अंक है उसे 10 से मल्टीप्लाई करना है, और जो यूनिट पे है उसे कोई मतलब नहीं, वंस पे तो उसे रहने ही देना है ऐसे। अब बाकी इन सबका कर लेना है हमें एडिशन, सबको ऐड कर लिया, जोड़ लिया, आगे यहाँ से 100 100, यहाँ से 40, यहाँ से 5। आप सबको ऐड करोगे तो आपका आंसर जो ऊपर संख्या लिखी है वही आ जाएगा। तो ये 145 कैसे बनता है वो इनकी हेल्प से बनता है। तरीका ये रहा, ऐसे आप 1000 का कोई भी नंबर लेंगे तो वो भी इसी तरह से बन जाएगा, ठीक है। 1000 वाले पे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे 1000 वाले अंक को, और जो सैकड़े वाले को 100 से, ढाई वाले को 10 से, और जो इकाई अंक है उसे वैसा की वैसा लिखे रहने देंगे, ठीक। इसी तरह से 10,000, आपका लाख, 10 लाख, करोड़, उस तरह से हम आगे करते रहेंगे। तो ये इस तरह से हम व्युत्पन्न संख्याएं प्राप्त कर सकते हैं, किसकी हेल्प से, मूलभूत संख्याओं की हेल्प से। अब हम देखते हैं अगली चीज क्या आती है, इनका और डिवीजन हो गया, आगे देखेंगे डिवीजन क्या हो गया। डिवीजन व्युत्पन्न संख्याओं के हुए एक वास्तविक संख्या और एक काल्पनिक संख्या। अब ये वास्तविक और काल्पनिक क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। तो वास्तविक संख्या की अगर हम बात करें तो हमने पहले पढ़ा था छोटे थे कि वास्तविक मतलब कि जो सच में हो, ठीक है, जो सच में हो वो वास्तविक है। और काल्पनिक मतलब जो कल्पना में हो, जिसकी हम केवल कल्पना कर सकते हैं, जिसका केवल इमेजिनेशन है हमारे पास में, रियल में उसका कुछ वो नहीं है, ठीक है। तो ये हम बात करते हैं पहले रियल नंबर्स, यानी कि वास्तविक संख्या की। वास्तविक संख्या, वास्तविक क्या होता है, वास्तविक जो सचमुच में जो संख्याएं होती है, सचमुच में ऐसा तो कोई नंबर आप सोचेंगे वो ऐसा कोई नंबर है ही नहीं, ठीक है, तो ऐसा नहीं है, हम बता रहे हैं अभी आपको, ये है रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्या। ऐसा नंबर जो प्रश्न या समीकरण हम सॉल्व करते हैं उसके बाद जो मिलता है हमें, तो वो हमारा कैसा होता है, वो वास्तविक नंबर ही होता है, ठीक है, रियल नंबर्स होता है। अब वो तरीका होता क्या है, या तो हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करें या फिर किसी समीकरण को सॉल्व करें तब मिलता है। दूसरा, वो संख्याएं हमारी वास्तविक होंगी जिन्हें हम संख्या रेखा पर डिनोट कर सकते हैं, यानी कि संख्या रेखा पर उन्हें दर्शाया जा सकता है, वो हमारी संख्याएं कैसी होंगी, वास्तविक संख्याएं होंगी। एग्जाम्पल देख लीजिएगा, बताते हैं हम कैसे होंगी वो संख्याएं वास्तविक। ये रही आपकी संख्या रेखा, आपने पढ़ा जरूर होगा संख्या रेखा के बारे में। यहाँ पे होता है 0, इसके राइट साइड में पॉजिटिव वाले रहते हैं और लेफ्ट साइड में नेगेटिव वाले, ठीक। मैं देखूंगा तो ये 1 2 3 4, यहाँ से देखेंगे तो -1 -2 -4, इस तरह से चलेगा। अब हमारी जो संख्या है पॉजिटिव और नेगेटिव जो भी हुए आपके, इन्हें हम संख्या रेखा पे दिखा सकते हैं, दर्शा सकते हैं। ये है हमारी संख्या रेखा, और यही वैल्यू हम कोई क्वेश्चन को सॉल्व करें या हम किसी समीकरण को सॉल्व अगर करेंगे तो यही वैल्यू मिलेंगे हमारे लिए, 1 2 3 -4, इसके अलावा कुछ और मिल सकती है। ये हमारी होंगी संख्या रेखा, ये हुई आपकी, और इसी पे ये नहीं दिखा सकते, वो ही हमारी वास्तविक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं यानी कि इमेजिनरी नंबर्स, ऐसी संख्याएं जो वास्तविक ना हो, नॉट रियल नंबर्स आर अवर इमेजिनरी नंबर्स, जो वास्तविक ना हो वो हमारे क्या होते हैं, काल्पनिक संख्याएं। अब ये डिनोट इन्हें जिन्हें संख्या रेखा पे हम दिखा नहीं सकते, ठीक। अब इन्हें होती वो कौन सी है,
अब हम एग्जाम्पल में आपके लिए बता दे रहे हैं कि अब किसी संख्या का वर्ग हम लें और वो निगेटिव हो, ठीक है, तो वो जो हम निकालेंगे वहां से उस संख्या की वैल्यू, तो वो आपकी काल्पनिक संख्या होगी। एग्जाम्पल से देखते हैं, माना कोई संख्या जो है वो आपकी x है, x है कोई संख्या और उसका हम ले लें वर्ग एक्स स्क्वायर, और वो कहना है इसका वर्ग क्या हो, निगेटिव हो, ऋणात्मक हो जी। ये रहा आपका, ये हम कह सकते हैं किसी भी संख्या का वर्ग अगर निगेटिव आ जाता है तो वो आपकी संख्या काल्पनिक हो जाती है। अब एक एग्जाम्पल से देखेंगे कैसे हो जाती है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 25 ले रहे हैं हम, ठीक है। अब मैं करूंगा एक्स इक्वल टू हो जाएगा ये आपका -25, वर्गमूल के अंदर माइनस आ गया आपका, मतलब कि ये संख्या काल्पनिक होगी। यही पहचान कर लीजिएगा कि वर्गमूल के अंदर माइनस है या फिर किसी संख्या का वर्ग जो है वो माइनस है सीधा सीधा, तो वो संख्या आपकी काल्पनिक होगी, ठीक है। और आप निकालेंगे इसे तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट, ये माइनस का 1 लिख सकते हैं इसे, और इसे 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन आपको बता दे रहा हूं कि इसका सॉल्यूशन अगर निकालना हो तो कैसे करते हैं। तो इस -1 को हम आई फॉर इमेजिनरी, इसका स्क्वायर लिख सकते हैं जी। आई स्क्वायर इक्वल टू होता है -1 की जगह हम आई स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये हुआ 5 का स्क्वायर। अगर आप इसे स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये 5 स्क्वायर के यहाँ से केवल एक आ जाएगा 5 है, आई स्क्वायर का आ जाएगा आई, तो इस आपके एक्स की वैल्यू आएगी 5i। इसमें लगा होता है साफ साफ आई फॉर इमेजिनरी। इस तरह से आपकी काल्पनिक संख्या क्लियर हुई। इमेजिनरी के लिए आप देखिए किसी संख्या का वर्ग हमेशा कैसा होगा, निगेटिव होगा, ठीक है। और यही अगर पॉजिटिव की बात करें, एक पॉइंट रह गया पिछली बार कि अगर वास्तविक संख्या के लिए किसी संख्या का वर्ग होगा तो वो हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर यही एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर पॉजिटिव कर दे तो ये हमेशा किसके लिए आएगा, वास्तविक संख्या के लिए आएगा। नोट कर लेना पहले, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इससे आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, हम वास्तविक संख्याओं का डिवीजन करेंगे तो होगा आपका 2, एक परिमेय संख्या और दूसरा अपरिमेय संख्या। अब इनकी हम देखते हैं डेप्थ में थोड़ी सी जाके कि परिमेय क्या होता है और अपरिमेय क्या होता है, इनकी परिभाषा देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम डालते हैं पहली चीज कौन सी है, परिमेय संख्या। परिमेय से मतलब आपका इन इंग्लिश अगर मैं बात करूं, परिमेय संख्या रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या हमने क्लास अर्थ में बहुत पढ़ी होगी या उससे पहले भी क्लास में हमने पढ़ चुके हैं, लेकिन एक ही डेफिनेशन सबको ध्यान होगी जो कहते हैं क्या, जिसे P/Q की फॉर्म में लिख दें तो हमारी परिमेय संख्या होती है, और जिसे ना लिख दें वो परिमेय संख्या नहीं होती है। लेकिन भैया डेफिनेशन आपकी कंप्लीट नहीं हुई यहाँ पे, वो कैसे होगी, कैसे ऐसे होगी मैं बता रहा हूँ कि जिसे हम P/Q की फॉर्म में लिख दें, और साथ में ये भी बताना पड़ेगा क्या कि Q वहां पे कभी 0 नहीं हो सकता, ये भी बतानी पड़ेगी, तभी आपकी डेफिनेशन कंप्लीट होगी। साथ में ये भी बताना पड़ेगा कि P और Q आपके क्या हैं, आर इंटीजर्स, मतलब कि ये पूर्णांक होंगे। ठीक है, P और Q आपके पूर्णांक होंगे, तभी ये चीज आपकी परिमेय हो पाएगी। लेकिन ये डेफिनेशन आपकी यहाँ भी कंप्लीट नहीं होती है, मतलब कि और भी चीजें रह जाती है। कंपटीशन पे आप जाके देखेंगे तो केवल इतनी डेफिनेशन से काम नहीं चलेगा, थोड़ी सी डेफिनेशन और बढ़ा लेते हैं। और से मतलब कि हम ऐसा कर ले कि अगर आगे 3.3333, अब हम कहें ये परिमेय है या नहीं है, तो आप क्या जवाब देंगे, सोचोगे भाई ये तो है नहीं, क्योंकि इसे P/Q की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं ना, ये डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि जिसे P/Q की फॉर्म में लिख देते हैं बस वही हमारी परिमेय संख्या होती है। अब हम कहेंगे ये तो होती है, डेफिनेशन एक रिपीटिंग टर्म ही होती है। अब दशमलव के बाद कोई चीज नंबर अगर रिपीट करता है तो वो भी आपकी परिमेय होती है। कैसे होती है अभी बता देंगे हम, ठीक है। दशमलव के बाद कोई संख्या अगर रिपीट करती रहती है, लगातार रिपीटिंग टर्म होती रहती है, तो वो भी आपकी एक परिमेय संख्या ही होगी। लाइक 3.3333 आपकी एक रेशनल नंबर है, ठीक है, एक परिमेय संख्या है। क्यों है वो भी बताएंगे। एक तो आप डेफिनेशन समझ लीजिए कि डेफिनेशन आपकी हो गई। दूसरी बात एक आता है 22/7, अगर आप इसे करेंगे 22/7 का भी देख लीजिए। एक और होता है 10/3। 10/3 अगर आप करेंगे तो हम, ये तो परिमेय संख्या ही तो साफ साफ दिख रहा होगा कि ये आपकी एक परिमेय संख्या है जी, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, परिमेय संख्या है 10/3।
अब हम कहें कि अगर तो ये भी तो आपकी परिमेय संख्या होनी चाहिए, क्योंकि ये इसकी वैल्यू ही तो है। अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा, भाग दूंगा इसको, तो मेरा शायद ऐसा ही कुछ आंसर आता चला जाएगा। ठीक है, तो वो भी आपकी, तो भी जब ये है तो ये क्यों नहीं है, ये भी है। तो इसकी डेफिनेशन में और एक बात जोड़ दी हमने कि दशमलव के बाद अगर टर्म्स हमारी रिपीट करती रहती है, कोई डिजिट रिपीट करती रहती है, तो वो भी हमारी एक परिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो परिमेय संख्या हमारी परिभाषा समझ गए। अब क्या होगी कि जैसे हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हो, जहां P और Q हमारे पूर्णांक हो और Q कभी भी 0 नहीं होगा, और साथ में दशमलव के बाद जो संख्याएं रिपीट करती रहती हैं वो भी हमारी परिमेय संख्याएं होंगी। ठीक है, अब हम देखते हैं इनके एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल में हम देखेंगे तो 22/7, ठीक, 10/3, 2/9, इसके अलावा देखेंगे 3.33, 5.999, इस तरह से संख्याएं हो सकती हैं। तो ये हुई हमारी परिमेय संख्याओं की बात। अब ठीक है, कोई डाउट हो आप निसंदेह कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको फिर से बता दूंगा। ठीक, अब चलते हैं अगली चीज की तरफ। अगली चीज क्या है हमारी, वो है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या में हम देखेंगे, परिमेय हो गई हमारी, अभी पढ़ी थी। अब देखते हैं हम अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय और आसान है इससे। अपरिमेय आसान क्यों है, क्योंकि सीधी सी बात है, जो परिमेय नहीं होती वो हमारी अपरिमेय संख्या होती है। इर्रेशनल नंबर बोलते हैं जिसे हम, क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या की परिभाषा, अपरिमेय संख्या की परिभाषा कुछ और नहीं है, बस इतनी सी है कि जो संख्या हमारी परिमेय ना हो, जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, हम जो हमारी परिमेय ना हो और जिन्हें P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हो। एक और बात क्या इसमें, जैसे कि मेन बात परिभाषा जो है वो ये है कि जिसके स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ऐसे आप और आगे इनके और रूट निकालते चले जाएंगे तो एक आएगा nth रूट। n तक के अगर आप रूट निकालेंगे, nth रूट, वो कभी कंप्लीट नहीं होनी चाहिए। लाइक एज स्क्वायर रूट 10, ये कभी कंप्लीट स्क्वायर रूट आपका, सॉरी, ये कंप्लीट स्क्वायर अगर आप निकालोगे इसका स्क्वायर रूट तो कंप्लीट नहीं आएगा, कुछ ना कुछ पॉइंट वगैरह में ही आएगा। ठीक, तो ये आपकी हुई। ऐसा ही मैं कहूँ कि 9 का यहाँ पे ये क्यूब रूट निकालूं, इसे कहते हैं कर्णिघात। ये होती है आपकी करणी इन हिंदी, ये होती है करणी, ये होती है कर्णिघात। कर्णिघात 3 लगा दूं, या ऐसी मैं कर्णिघात 4 लगा दूं, ठीक है, 9 कर दूं, तो ये इनका कभी वैल्यू जो है कंप्लीट नहीं आएगी। और जो कंप्लीट नहीं आएगी तो वो होगी हमारी कैसी संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, सीधी सी बात है, फिर से दोबारा रिपीट कर दे रहा हूं, हमारे संख्याओं के स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, यानी कि nth रूट तक अगर इनकम्प्लीट हैं तो वो संख्याएं हमारी अपरिमेय होती हैं। साथ में जो संख्याएं परिमेय ना हो वो भी हमारी अपरिमेय होंगी, या वो संख्याएं जिन्हें P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है वो भी हमारी कैसी होंगी, अपरिमेय होंगी। और मेरी एक सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हमारे मैथ्स के जितने भी सारे सिंबल्स हैं, मैथ्स के सिंबल्स यूज करते होंगे, लाइक एज पाई, एप्सिलॉन 0, बहुत से सिंबल है, मेरे पास अभी 2 ही बता रहा हूँ कि पाई है, एप्सिलॉन 0 है, और भी हैं ऐसे आप पढ़ते होंगे, ये म्यू आता है। ठीक है, वो सब कुछ देखें, ये सारे सिंबल्स भी आप कैसे होते हैं, अपरिमेय होते हैं, इर्रेशनल होते हैं। ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर ये आ जाए कोई भी मैथ का कोई भी सिंबल तो आप सोचें कि नहीं ये परिमेय हो सकता है, बिल्कुल नहीं होगा। ध्यान, डेफिनेशन में आपकी ये बता रहा हूँ, ये भी आपके कैसे होंगे, अपरिमेय ही होंगे। चलिए आगे देखते हैं। अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, इससे पहले मैंने परिमेय बताया था, परिमेय में क्या बताया मैंने, एक एग्जांपल लिया था 22/7 यानी कि 22/7, और दूसरा मैंने अभी अपरिमेय में एग्जांपल ले लिया मैंने पाई। अब आप सोच रहे होंगे पाई का मतलब भी तो 22/7 होता है, तो फिर पाई हमारा परिमेय क्यों नहीं है, और 22/7 हम परिमेय बता रहे हैं कि ठीक है, ये रहा हमारा पाई और ये रहा हमारा 22/7। ठीक है, ये पाई और ये 22/7 ये है, मैंने बताया था अभी आपके लिए कि मैथमेटिक्स के जितने भी सिंबल होते हैं वो अपरिमेय होते हैं, बात सही है, अपरिमेय होते हैं। अब 22/7 को मैंने अभी कहा ये परिमेय है, ये क्या है आपका एक परिमेय संख्या है।
तो ये परिमेय क्यों है और ये अपरिमेय क्यों है, जबकि पाई की वैल्यू भी हमारी कितनी होती है 22/7 ही होती है। तो रीजन इसका क्या है, पाई की वैल्यू जो है 22/7, अगर हम पाई की वैल्यू देखें, इसकी वैल्यू आती है 3.141592, इस तरह से आगे बढ़ती रहती है। अगर हम 22/7 की अगर हम वैल्यू निकालें तो होगी आपकी 3.142, इस तरह से करके आगे कुछ होगा, ठीक है। तो ये जो आती है ये पाई की वैल्यू ये रही और 22/7 की वैल्यू ये रही, ये जो है एक दूसरे के कैसे है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। इसका जो है वास्तविक में ये इसका मान ये नहीं है, पाई का मान अपने अलग है और 22/7 का मान अपने आप में एक अलग नंबर है। तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पर कि जो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, मतलब साफ है कि ये अलग नंबर है और ये अलग नंबर है, ये इसके लगभग मान के बराबर है। जो 22/7 जो है और पाई की जो वैल्यू है इसके लगभग मान के बराबर है, इसलिए हम अप्रोक्सीमेटली हम कह देते हैं कि पाई की वैल्यू 22/7 हम ले सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने वाली आसानी रहती है इस वजह से, ठीक है। ये इसकी एक्यूरेट वैल्यू नहीं है 22/7, 22/7 अपने आप में एक अलग वैल्यू है और ये अलग वैल्यू है, इसका लगभग मान है 22/7, ठीक है। इस वजह से पाई जो हुआ आपका एक अपरिमेय संख्या हुआ और 22/7 जो हुआ तो आपका एक परिमेय संख्या हुआ। इसी सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ेंगे हम क्या, परिमेय को हम दो भाग में और डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड करेंगे तो एक हुआ पूर्णांक और दूसरा हुआ भिन्न। अब पूर्णांक क्या होता है और भिन्न क्या होता है। पूर्णांक अगला है हमारा, पूर्णांक और भिन्न। परिमेय संख्याओं का अगर हम डिवीजन करेंगे तो पूर्णांक और भिन्न में होगा। तो ये रहा पूर्णांक आपका और ये रही भिन्न। भिन्न की डिटेल हम ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे आपका भिन्न वाले चैप्टर में, ठीक है। अभी आपको पहले इतना समझ लीजिए, भिन्न को हम लिखते हैं केवल अंश अपॉन हर, यानी अंश बटे हर में हम भिन्न को लिख सकते हैं, ठीक है। वो हो गई हमारी ये भिन्न की फॉर्मेट। अब रहेगा आपका पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक आपका इस शब्द से ही आपको दिख रहा होगा कि पूर्ण प्लस अंक, मतलब कि पूरा अंक, ठीक है। पूरा अंक जो होगा आपका पूर्णांक होगा, पूरा अंक मिलके बना है हमारा पूर्णांक। अब हम इसकी परिभाषा कैसे डिफाइन करेंगे। परिभाषा ये हुई कि हमारी सभी प्राकृत संख्याएं उनके धनात्मक और ऋणात्मक रूप के साथ हम शून्य को भी शामिल कर लेते हैं तो हमारी वो पूर्णांक संख्याएं मिल जाती हैं। देखिए एग्जाम्पल फिर से बता दूं, हमारी प्राकृत संख्याओं के धनात्मक और ऋणात्मक रूप के साथ शून्य को भी शामिल कर लें तो हमारे पूर्णांक संख्याएं मिलती हैं। लाइक एज शून्य को शामिल कर लिया, धनात्मक फॉर्म इनकी ये हुई, और ऋणात्मक की अगर हम बात करें तो वो ऋणात्मक ही रही, ठीक है। ये सब हमारी कौन सी होंगी, पूर्णांक संख्याएं होंगी। भिन्न के बारे में मैंने बता दिया, डिटेल में बात करेंगे भिन्न वाले चैप्टर में। अभी केवल इतना ही सोचिए कि भिन्न होती क्या है, ठीक है। ये हुई पूर्णांक और भिन्न। अगले देखते हैं अगली चीज़ क्या है। अब हम पूर्णांक के भी हमने डिवीजन कर रखे हैं। पूर्णांक के डिवीजन क्या क्या है, पूर्णांक में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, क्या क्या हम उन्हें कह सकते हैं, और वो है आपके पूर्णांक के बाद में देखिए प्राकृतिक संख्याएं, शून्य और पूर्ण संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं की बात कर ले, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर की अगर हम बात करेंगे तो आपके नेचुरल नंबर होंगे 1 से लेके 9 तक, सभी आपके कैसे होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। आप सोच रहे होंगे कि हम जीरो इसमें काउंट क्यों नहीं करते। भैया जीरो बाद में सर्च किया है हमने, आर्यभट्ट जी ने, ठीक है। तो इसलिए हम उन्हें नेचुरल नंबर नहीं बता सकते, जीरो के लिए शामिल नहीं कर सकते। 6 7 8 9 तक, ठीक है। ये हो आपके नेचुरल नंबर्स। इसके बाद आते हैं आपके होल नंबर्स। अगर हम इसमें शून्य को शामिल कर लें, जीरो भी हम इसमें अगर ऐड कर दें तो वो होंगी आपकी कैसी, पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स कह सकते हैं। होल नंबर्स, होल नंबर्स की अगर हम बात करें तो हम लिख सकते हैं कि हम दूसरा आपको यहाँ में लिखा है प्राकृतिक संख्याएं प्लस शून्य, अगर उनमें शून्य को भी मिला दिया जाए तो वो संख्या कितनी हो जाएंगी, हमारी पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। आप देखिए इधर डिनोट कैसे करते हैं, 0 1 2 3 4 5
6 7 8 9, 0 से लेकर 9 तक सभी करेंगे तो वो हमारी कैसे हो जाएंगी, होल नंबर्स हो जाएंगे, पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। अब इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं का और सब डिवीजन किया गया है। तो डिवीजन में आप देख सकते हैं कि सम, विषम, भाज्य, अभाज्य जो भी है सब हम आगे बात करेंगे। तो इसी क्रम में हम सबसे पहले आप करते हैं सम संख्याएं हमारी कौन सी होंगी। ठीक है, सम संख्याएं होती कौन सी है? सम संख्याएं आपकी वो होंगी, हम कह सकते हैं कि सम संख्या कौन सी होती है, यानी कि इन इंग्लिश अगर हम बात करें सम यानी इवन नंबर्स। इवन नंबर्स कौन से होते हैं हमारे? इवन नंबर देख लीजिए, वो संख्याएं जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती हैं, 2 से पूरी तरह से कट जाएंगी, वो होंगी हमारी सम संख्याएं यानी कि इवन नंबर्स। अब वो कौन से हुए? 2 4 6 8 10 86। आपका 0 भी जो है सम संख्या है। कैसे है वो आपको सिलेबस में नहीं बाद में बताऊंगा, आप केवल आप इतना समझ लीजिए कि 2 4 6 ये सब ऐसी संख्याएं ये 2 से कट सकती हैं, पूरी तरह से विभाजित हो सकती हैं, आपकी वो सम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक, और दूसरा कहते हैं ऑड नंबर्स यानी कि विषम संख्याएं। विषम यानी कि ऑड नंबर्स। विषम नंबर्स यानी कि विषम संख्याएं, ऑड नंबर्स हम देखेंगे तो कुछ लोग कहते हैं जो 3 से कट जाती है वो हमारी विषम संख्या होती है। ये डेफिनेशन गलत है, सुधार कर लीजिए। हमारी ये वो संख्याएं विषम संख्या बिल्कुल नहीं होती हैं जो 3 से कट जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। आप सोच रहे होंगे जो 3 से कट जाए, जैसे कि आपकी हुई 3, ठीक है, 5 7 9 12, ठीक है, ये संख्याएं हमारी जो है 12 नहीं 11 3 5 7 9 11 ये विषम संख्याओं के एग्जाम्पल है। परिभाषा जैसे सुनी होगी, मैं नहीं बता रहा हूँ भी, सुना ज़्यादा लोग कहते हैं कि 3 से कट जाती है वो हमारी विषम संख्या होती है, वो गलत है। वो संख्याएं हमारी विषम होंगी जो 2 से ना कटे। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो संख्याएं 2 से नहीं कटती है वो होंगी आपकी विषम संख्याएं, जो 2 से कट जाती हैं वो होंगी आपकी सम संख्याएं। अब मैंने ये बात क्यों कही जो 2 से ना कटे? अब एक बात आ गई, जैसे एक नंबर होता है 6, जी हाँ, एक नंबर होता है 6। अब ये तो आपका आप सोच रहे होंगे अगर आपकी डेफिनेशन के हिसाब से चले तो 6 जो है आपका 3 से कट जाएगा, मतलब बिल्कुल कट जाएगा, क्यों नहीं कटेगा? 3 2 जा 6, तो क्या ये आपका कैसा नंबर हुआ? फिर आपका गलत हो जाएगा नहीं, ठीक है। इस वजह से आप देखिए अब ये आपका सम संख्या है और ये 3 से कट भी रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो 2 से ना कटे वही आपका जो होगा वो विषम होगा, 2 से कट जाए वो सम, ठीक है। डेफिनेशन में ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। इसी क्रम में अब आगे बढ़ते हैं, अपने आगे देखेंगे तो वो है आपका अभाज्य संख्याएं या ऋण संख्याएं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं समझने के लिए, समझिएगा आप इन्हें। अभाज्य संख्याएं, ठीक है, इन्हें दूसरा नाम इनका है ऋण संख्याएं, ऋण संख्या भी कहते हैं इन्हें। और इन इंग्लिश अगर हम बात करें तो प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स जी। आवाज मतलब साफ साफ है, भाग जिनमें कटे ही ना, आवाज तो भाग ही ना दे सके जिनमें हम, ठीक है, वो हमारी होती है भाज। डेफिनेशन कैसे कहते हैं? वो संख्याएं हमारी, वो संख्याएं जिनके केवल और केवल 2 फैक्टर्स हो सकते हैं। मतलब समझ में आया? केवल 2 फैक्टर्स होते हैं। वो फैक्टर कौन से होंगे? फैक्टर होंगे एक तो वो खुद नंबर और दूसरा 1, केवल 2 ही फैक्टर हो सकते हैं, ठीक है। वो होंगे हमारी कैसी संख्याएं? अभाज्य संख्याएं। लाइक एज 2 अगर मैं एग्जांपल लूंगा तो इसके 2 ही फैक्टर हो सकते हैं, एक 2 हो सकता है और दूसरा 1, इसके अलावा कोई फैक्टर इसका नहीं हो सकता। मैंने ले लिया 3 के भी आपको 2 ही फैक्टर हो सकते हैं, एक 1 और दूसरा 3। आप कोई भी एक अभाज्य संख्या ऐसी ले लीजिए, इसमें केवल 2 ही फैक्टर आपको देखने को मिलेंगे, एक वो खुद नंबर और 1। 19 ले लीजिए, मैंने 19 लिया तो 1 और 19, इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं हो सकते। 17 लेंगे आप, 1 और 17 हुआ।
आप कोई भी देख लीजिएगा, आप केवल और केवल, इसीलिए कहा जा रहा है कि केवल और केवल दो ही फैक्टर हों, ना दो से कम हो और ना दो से ज़्यादा। दो से कम की पॉसिबिलिटी है ही नहीं, ठीक है। अगर दो से कम होंगे, अब आप सोच रहे होंगे कि वन आपका कैसा नंबर है, वन इसका फैक्टर एक ही होता है, तो ये आपका प्राइम नंबर में काउंट हम इसे नहीं करेंगे, ठीक है। और ना तो हम इसे प्राइम नंबर में काउंट करते हैं और ना ही करते हैं इसे कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्याओं में। अभी उसकी परिभाषा देखते हैं, तब बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये क्या है, वन जो है क्या चीज़। आइए देखते हैं भाज्य संख्याएं। भाज्य यानी दूसरा नाम है इसका यौगिक संख्याएं। भाज्य कह लीजिएगा या फिर कह लीजिएगा इससे यौगिक संख्याएं, इन इंग्लिश कहते हैं कंपोजिट नंबर्स। जी, ये की डेफिनेशन क्या होती है? ऐसी संख्याएं जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर हों, दो नहीं दो से ज़्यादा फैक्टर्स हों, वो होंगी हमारी भाज्य संख्याएं। दो से कितने होने चाहिए? हमेशा ज़्यादा होने चाहिए। लाइक एज फोर को देखेंगे तो 1 2 और ये 4, 1 4 भी हो जाएगा, 1 2 भी हो जाएगा, 4 ये हो आपका 4 के, मतलब दो से ज़्यादा ही होने चाहिए। कोई भी नंबर आप ले लीजिए, 6 लीजिए, 1 2 3, ठीक है। दो से ज़्यादा फैक्टर जो होंगे वो हमारे क्या होंगे, वो जिसके भी होंगे वो हमारी कौन सी संख्या होंगी? कंपोजिट नंबर्स होंगे। तो आप वो प्राइम नंबर फिर कंपोजिट नंबर दोनों की डेफिनेशन आपको क्लियर से अच्छे से पता होगी। अब हम देखते हैं कि जो मैंने अभी बताया, बात कर रहे थे वन की, कि वन क्या है, ठीक। अभी इनके बारे में थोड़े से बात करते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि आखिर चीज़ें ये है क्या, कैसे चलती है। कभी कभी इनका नाम आ जाता है, नाम ध्यान रखिए, दूसरे नाम से ही भी पूछ लेता है क्वेश्चन, ठीक है, कि इनका क्या नाम है क्या नहीं है। ये प्राइम नंबर्स की बात करें और कंपोजिट नंबर, ऋण संख्याएं और यौगिक संख्याओं के नाम से इन्हें जाना जाता है, समझ लीजिएगा, अलग अलग नाम है ऋण और यौगिक, ठीक। टाइम की बात करें, 1 कितने फैक्टर होंगे? एक ही होगा, मतलब ये बनता। 2 1 एंड 2। 3 की बात करूँ, 1 एंड 3। 4 की बात करूँ, 1 2 एंड 4। 5 की बात करूँगा मैं, 1 एंड 5। 6 की बात करूँ मैं, 1 2 और 3, और यहाँ 6 भी आ जाएगा, वरना 6 भी आ जाता है। 7 की बात करूँगा तो 1 और 7। 8 की बात करूँ, 1 2 4 8, ठीक है। ये हुए आपके फैक्टर्स के बारे में। अब देखिए, जो भी आपके दो फैक्टर जितने हैं, केवल दो फैक्टर हैं, वो होंगे आपके प्राइम नंबर्स, दो से ज़्यादा होंगे वो आपके कंपोजिट नंबर्स। ये देखिए दो फैक्टर हैं यहाँ पे, ठीक है, दिस नंबर इज प्राइम, ठीक। यहाँ भी दो फैक्टर हैं, दिस नंबर इज प्राइम। यहाँ कितने फैक्टर हैं? यहाँ पे आपका ये नंबर कंपोजिट हो जाएगा, क्योंकि 3 फैक्टर हो गए, 2 फैक्टर वाले प्राइम, 3 फैक्टर ये 2 से ज़्यादा वाले कंपोजिट, 2 वाले प्राइम से ज़्यादा वाले कंपोजिट। अब बात आती है यहाँ वन की। ना तो मैंने प्राइम नंबर में आपकी डेफिनेशन बताई कि एक ही हो, ना कंपोजिट नंबर में मैंने बताया, तो ये क्या होगा फिर आपका? ये होगा नॉट प्राइम नॉट कंपोजिट। मतलब ये कि ना तो ये आपका प्राइम नंबर होगा, ना ही कंपोजिट नंबर होगा, ना ही ना तो आपका भाज्य है और ना ही एक आपका अभाज्य है, ठीक है। बाकी आप डेफिनेशन मैंने बता दी है, नंबर्स आपके सामने लिखे हुए हैं, और एग्जांपल आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, देख सकते हैं कि किसके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा हो रहे हैं या केवल 2 हो रहे हैं। केवल 2 होंगे तो आपका प्राइम नंबर होगा, 2 से ज़्यादा हो रहे हैं तो कंपोजिट नंबर होगा। इसमें आप सोचेंगे आपका क्वेश्चन पूछता कैसे करके है, कभी कभी एक पूछ लेगा आपसे कि सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है। ऑप्शन होंगे आपके पास 1 2 3 एंड 4। इनमें से रहेगा सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है। मोस्टली 1 पे टिक कर देते हैं, आप सोचते हैं आंसर आ गया, जबकि 1 क्या है, ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है, दोनों में से कोई सा भी नहीं है। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा हुआ आपका? 2 हुआ, ठीक है। उसकी सीरीज अब आगे देखते हैं तो 2
3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, इस तरह से और आगे चलती रहती है। ठीक है, ये हैं आपके प्राइम नंबर्स की सीरीज आपके सामने लिखी हुई है। बाकी क्या टॉपिक नंबर 2 इसका वो हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप देखते रहिए द फ्री अकेडमी।